Dear students, in last class I explained you up to question number 11 of class 7. 7 के बुक से मैंने समझाया था. अब मैं 7 के बुक से कुछ आगे क्वेश्चन नंबर मैं 12 मान लो समझाता हूँ. क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या कहता है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर whose sum is 63. दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मुझे ढूंढना है जिसका सम कितना है? 63. हम मान लेते हैं लेट द consecutive natural numbers be x and x plus 1. एक अगर x है अगला क्या होगा? उससे एक ज्यादा, क्योंकि नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर एक एक करके बढ़ता है. अब सम कितना है? सम इक्वल टू कितना है? सम दिया हुआ है 63. तो इट इज ऑब्वियस दोनों का सम कितना होगा? 63. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम x प्लस 1 इक्वल टू 63. अब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ x का वैल्यू मिलेगा. आंसर इसका 2 होगा. पहला नंबर वो हो जाएगा जो x का वैल्यू आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे, दूसरा नंबर मिल जाएगा. तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था. सॉल्व खुद करेंगे. अब इसी तरह से मैं क्वेश्चन नंबर 14 बनाता हूं. 14 में क्या है? फाइंड 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स whose sum is 90. आपको यहाँ पे क्या बोला है? इवन इंटीजर. इवन इंटीजर मैंने क्या बोला कि पहला अगर x है तो अगला क्या होगा? x प्लस 2. उसके बाद क्या होगा? x प्लस 4. तो लेट द कंसेक्यूटिव इवन integers be x plus 2 and x plus 4 ये 3 इवन इंटीजर हो गया. पहला x, उसके बाद x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 4. मैंने प्लस 2 क्यों करते गया? क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2 का. अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सम कितना दिया हुआ है? सम इक्वल टू कितना है? 90. वेरी सिंपल. इन तीनों का सम 90 है. मतलब क्या करेंगे? तीनों को प्लस. अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 90. अब यहाँ सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू आएगा, वो पहला आंसर होगा. मुझे 3 नंबर चाहिए. फिर उसमें प्लस 2 करेंगे, नेक्स्ट आंसर आएगा. फिर उसमें प्लस 4 करेंगे, नेक्स्ट आंसर आएगा. या उसी नंबर में प्लस 2 जो आंसर आएगा उसमें फिर प्लस 2 तो भी आंसर आ जाएगा. तो आपको इस तरह से इसका 3 नंबर मिल जाएगा. ऐसी क्वेश्चंस क्लास 8 के बुक में भी है. लैंग्वेजेस भी ऑलमोस्ट सेम है, खाली प्रॉब्लम अलग है. तो अब हो सकता है कि यहाँ पे सम 90 दिया हुआ है, उसमें सम कुछ और दे दी. यहाँ पे मैंने 3 नंबर दिया, वहां 2 नंबर दे दी. लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सेम है. अगर 7 के बच्चों के पास अभी बहुत समय रहता है, अगर है और वो चाहे कि 8 वाला भी बना के देखते हैं तो वो देख सकते हैं बना के. अब देखिए हम अगला क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 16 हम इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, इक्वेशन लिख देंगे और सॉल्व करेंगे. यहाँ देखो ये सम क्या है? ए सम ऑफ ₹500 in the form of denomination ₹5 and 10. If total number of note is 90, find the number of notes of each type. क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास टोटल 500 है. टोटल पैसे आपके जेब में 500 है, लेकिन वो कैसी है? 10 रुपीज और 5 रुपीज के नोट के रूप में. आपके पास जितना पैसा है वो 10 रुपीज और 5 रुपीज, जिसको हम 10 टकिया 5 टकिया बोलते हैं, वैसे बहुत सारे हैं. और वो सारे मिला के काउंट करने पे 500 रुपीज होता है. अब मुझे ये पता नहीं कि कितना 10 रुपीज का है, कितना 5 रुपीज का है, लेकिन मुझे एक चीज दिया हुआ है कि ये टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ये 5 रुपया 10 रुपया का जो टोटल नोट्स है वो मिला के कितना तो है? 90 नोट्स है. तो मुझे पता नहीं है कौन सा कितना है. तो मैं इसमें ऐसी कर लेता हूं कि लेट द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स बी x. लेट द नंबर ऑफ ₹10 notes equals to x. Therefore, the number of ₹5 notes, 5 रुपया वाला नोट कितना हो जाएगा? टोटल नोट मेरा कितना है? 90. तो इसमें से 10 रुपीज नोट x है, तो 5 रुपीज नोट क्या होगा? 90 माइनस 6. इतना तो बच जाएगा आपको 5 रुपीज का नोट.
अब ये बताइए कि एक 10 रुपीज का वैल्यू ₹10 होता है नोट का, अगर दो 10 रुपीज का नोट है तो कितना होगा 10 इंटू 2, 3 नोट्स है तो 10 इंटू 3, मेरे पास 10 रुपीज का कितना नोट है x, तो उसका टोटल वैल्यू कितना होगा 10x। द टोटल वैल्यू ऑफ the total value of rupees total value of x rupees 10 notes equals to rupees 10x. Similarly, the total value of 90 minus x rupees 5 notes equals to rupees 5 into 90 minus x। अब देखिए ये जो 10 रुपीज से जितना टोटल हुआ और 5 रुपीज से जितना टोटल हुआ, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो मेरा जितना टोटल वैल्यू है वो आ जाएगा, यानी कि क्या आएगा 500। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ पे 10x प्लस 5 इंटू 90 माइनस x इक्वल्स टू 500 ये 500 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट, और जितना x आएगा उसको 90 से माइनस कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट। तो ये सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए आगे हम कुछ एजेस वाला करते हैं। देखिए एजेस वाला मैं मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 बनाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 19, आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 मैं अभी क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करके बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ए फादर इज 30 years ओल्डर देन हिज सन। एक फादर अपने बेटे से कितने बड़ा है 30 साल ज्यादा है। इन 12 years मतलब 12 साल में, यानी कि 12 साल बाद द मैन विल बी 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। 12 साल के बाद वो अपने बेटे का 3 times हो जाएगा। तो पूछ रहा है फाइंड द प्रेजेंट एज। हम मान लेते हैं कि लेट द फादर इज 30 years older, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ let the present age of son equals to x. Therefore, the present age of father कितना है इससे 30 years ज्यादा है तो x प्लस 30 फादर का एज हो जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है कि इन 12 years मतलब 12 साल बाद in 12 years son's age 12 साल के बाद सन का एज क्या हो जाएगा x प्लस 2, 12 साल बढ़ जाएगा। फादर का एज भी क्या होगा वही 12 साल ही बढ़ेगा। इन 12 years फादर्स एज इक्वल्स टू x प्लस 12 x प्लस 30 प्लस 12 दैट इज x प्लस 42। ये फादर का एज हो जाएगा 12 ईयर में। बट यहाँ एक कंडीशन है, बट आफ्टर 12 ईयर द मैन विल बी 3 times। ये आदमी जो है, ये जो उम्र है, ये क्या होगा अब इसके जो सन है उसका 3 times हो जाएगा। किसका 3 times होगा सन का 3 times। इसलिए 3 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे सन का जो एज होगा उसको। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम x प्लस 42 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स प्लस 12। किसका 3 टाइम सन का एक 12 साल बाद कितना था x प्लस 12, तो उसका 3 टाइम्स होगा। तो यहाँ अगर मैं x का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व जैसी करते हैं उस हिसाब से, तो ये सब बहुत इजी इक्वेशन है। ऐसी इक्वेशन आपने क्लास 6 में भी सॉल्व किया, इसलिए इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ जो x का वैल्यू आएगा वो सन का एज होगा, और उसमें अगर आप 30 ऐड कर देते हैं तो फादर का एज आ जाएगा। तो सन और फादर दोनों का एज इसमें हमको मिल जाएगा। फिर और आगे हम, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हम लोड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जीबी का हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगा। अगले क्लास में आपको मैं फिर से कुछ प्रॉब्लम्स बताऊँगा।